हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे तरंग चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल है, उन सभी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ऊर्जा का संचरण एक जगह से दूसरे जगह तक कोई उतार चढ़ाव, दोलन या कंपन के माध्यम से होता है तो हम लोग उसे तरंग कहते हैं। तरंग को मूल रूप से 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है माध्यम के आधार पर, दूसरा है कंपन के आधार पर और तीसरा है ऊर्जा गमन के आधार पर। माध्यम के आधार पर भी तरंग को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला यांत्रिक तरंग और दूसरा अयांत्रिक तरंग। कंपन के आधार पर भी उसी तरह से तरंग को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अगला है ऊर्जा गमन के आधार पर। ऊर्जा गमन के आधार पर भी तरंग को 2 तरह से डिवाइड किया गया। एक होता है परागामी तरंग और दूसरा होता है अपरागामी तरंग। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से सभी सवालों को, सभी तरंगों को हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है यांत्रिक तरंग। माध्यम के आधार पर तरंग जो होता है 2 तरह से डिवाइड किया गया था, जिसको कहते हैं पहला यांत्रिक तरंग और दूसरा को कहते हैं अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को इंग्लिश में मैकेनिकल वेव कहते हैं, जबकि अयांत्रिक तरंग को नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि अयांत्रिक तरंग का एक और नाम होता है, उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए शुरू करते हैं। आज माध्यम के आधार पर पहला आज का पहला सवाल है, माध्यम के आधार पर तरंग को कितने तरह से डिवाइड किया गया है? तो आंसर होगा 2 तरह से डिवाइड किया गया है। कौन सा है पहला है यांत्रिक तरंग और दूसरा है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ता है, जबकि अयांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। माध्यम मतलब कोई सपोर्ट की जरूरत होता है। यांत्रिक तरंग को सपोर्ट की जरूरत है, जबकि अयांत्रिक तरंग को किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत नहीं होता है। सपोर्ट के आधार पर ही यांत्रिक तरंग चलता है। इसीलिए अगला आने के बाद हम लोग देख लेंगे कि यहां पर किस किस तरह का सपोर्ट की जरूरत होता है। सपोर्ट के लिए ठोस की जरूरत है, द्रव की जरूरत हो सकता है या गैस की जरूरत हो सकता है। यांत्रिक तरंग में ये तीनों ही अवस्था में जा सकता है, यानी ठोस में भी ये जा सकता है, द्रव में भी जा सकता है, गैस में भी जा सकता है। लेकिन यांत्रिक तरंग निर्वात में नहीं जा सकता। जहां पर ये तीनों चीजों की कमी है उस जगह पर ये नहीं जा सकता है। जबकि अयांत्रिक तरंग जो होता है वो कहीं पर भी आराम से जा सकता है, वो सनसना के चलता है। इसका मतलब यह है कि अयांत्रिक तरंग निर्वात में भी जाता है और ये माध्यम में भी जा सकता है। अगला आते हैं, यांत्रिक तरंग को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में कण जो होता है एक दूसरे को धक्का देता है। अगला वाला कण, पिछला वाला कण, पिछला वाला कण, अगला वाला कण, इस तरह से ये धक्का देता है और आगे की ओर बढ़ता है। अब इसमें स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि ये कण जो होते हैं एक दूसरे को किस तरह से धुकुर चुकुर करके धक्का दे रहा होगा, आगे की ओर बढ़ रहा है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग में इस तरह नहीं होता है, वो ऊपर नीचे बल खाते हुए जाता है। तो इस तरह से ये क्या करता है कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वो एकदम टेढ़ा मेढ़ा करके सनसना के निकल जाएगा, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो एक दूसरे के कण को धक्का देकर आगे की ओर बढ़ाता है और ये जहां पहुंचना होता है वहां तक पहुंचता है। अभी तक देख रहे थे यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में माध्यम की जरूरत होता था, जबकि अयांत्रिक तरंग में माध्यम की जरूरत नहीं होता था। यांत्रिक तरंग को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। कैसे? तो वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। यानी कि यांत्रिक तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों ही तरीके से जा सकता है। यानी कि ये जो होता है ढुकुर चुकुर वाला से भी जा सकता है और सनसनाके वाला से भी निकल सकता है। यानी कि ये दोनों तरीके से ये जा सकता है, निकल सकता है, गमन कर सकता है। यानी
यांत्रिक तरंग को जाने के लिए दोनों ही माध्यम की जरूरत होता है, दोनों ही तरंग की जरूरत होता है। या तो एक कण को धक्का दे के भी जा सकता है, या तो वो सनसना के इस तरह बलकाते हुए भी निकल सकता है। जबकि अयांत्रिक तरंग में ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उसमें माध्यम की जरूरत नहीं। तो देखिए, अयांत्रिक तरंग जो होता है वो 7 तरह का होता है। अयांत्रिक तरंग 7 तरह का होता है, जिसमें से हम इसको शॉर्ट करके लिखें RMIVUXY। अब इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग पूरा देख लेते हैं। R से हो गया रेडियो वेव, M से होता है माइक्रोवेव, I से इंफ्रावेव, V से विजिबल रे, U से अल्ट्रावायलेट रे, उसी तरह से X से गामा रे, X से एक्स रे और Y से गामा रे होता है। और ये सभी रे जो है ये उदासीन होते हैं, ये अनुप्रस्थ तरंग के अनुसार चलता है, यानी कि ये बल खाने वाला है, ये इस तरह से ऊपर नीचे की ओर लहर में लहराते हुए चलेगा। अयांत्रिक तरंग में संवेग होता है और ऊर्जा दोनों ही मौजूद होता है, जबकि यांत्रिक तरंग में संवेग और ऊर्जा नहीं होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर अयांत्रिक तरंग जो होता है किन किन घटना से उत्पन्न होता है। तो अयांत्रिक तरंग जो होता है कई घटना से उत्पन्न होता है, जैसे पृथ्वी के घूर्णन से भी उत्पन्न होता है, सुनामी से भी उत्पन्न होता है, भूकंप से उत्पन्न होता है। तो ये सभी सवाल को देख पाएंगे, हम लोग देख लेते हैं। रडार में कौन सा तरंग इस्तेमाल किया जाता है, सोनार में कौन सा तरंग इस्तेमाल किया जाता है, रिमोट में कौन सा तरंग इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, अब सभी को ये सभी सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल देखने से पहले हम आपको स्क्रीन पर लिए चलते हैं। आप स्क्रीन पर देखते रहिए, हम थोड़ा सा इसके लिए तब तक के लिए हम छुप जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और ये सवाल, पहला सवाल आ गया, सोनार में कौन सा तरंग उपयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंग, गामा तरंग, अवरक्त तरंग या सूक्ष्म तरंग। आप आंसर करते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, रडार में कौन सा तरंग उपयोग किया जाता है। तो रडार में है पराश्रव्य तरंग, गामा तरंग, अवरक्त तरंग या सूक्ष्म तरंग। अगला क्वेश्चन, भूकंप में कौन सा तरंग उत्पन्न होता है। तो भूकंप में कौन सा तरंग उत्पन्न होता है। ऑप्शन है पराश्रव्य तरंग, गामा तरंग, अवरक्त तरंग या सूक्ष्म तरंग। ये सभी का अगला स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। सबका आंसर हम एक साथ बताने वाले हैं। तो अगला स्लाइड में अगला क्वेश्चन है। अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन के दौरान कौन सा तरंग उत्पन्न होता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, अपने अनुसार इसका आंसर कीजिए। सभी का आंसर हम अंत में बताने वाले हैं। तो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन में जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, रिमोट में कौन सा तरंग इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, आंसर कर लीजिए। अगला है, ट्यूमर की पता करने के लिए कौन सा तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और अगला सवाल को भी देख लेते हैं। आप आंसर करते जाइए। सुनामी के दौरान कौन सा तरंग उत्पन्न होता है। अगला, हृदय के धड़कने से कौन सा तरंग उत्पन्न होता है। ऑप्शन देख लीजिए, सभी का आंसर कीजिए। अगला है, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के लिए, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल में कौन सा तरंग उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चमगादड़ कौन सी तरंग सुन सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, चिट्टी। अगला क्वेश्चन, चिट्टी कौन सी तरंग सुन सकती है। अगला है, डॉल्फिन कौन सी तरंग सुन सकती है। डॉल्फिन कौन सी तरंग सुन सकती हैं। सवाल का जवाब देने के लिए मैं फिर से हाजिर हूं आपके स्क्रीन पर और फिर देखते हैं आज का ये सभी सवाल का जवाब। इतना ज़्यादा क्वेश्चन था कि कैसे याद किया जाए, को शॉर्ट में याद करने के लिए कुछ स्लाइड आपके पास पेश करते हैं। तो देखिए, अभी इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि रडार और सोनार। रडार में सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वेवलेंथ जो होता है 10⁻⁻⁴
2 से लेकर 10⁻³ मीटर के बीच में होता है। दूसरा क्वेश्चन रडार से पूछता है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। अगला स्लाइड में आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा तरंग इसमें दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है इंफ्रासोनिक वेव और दूसरा दिया है अल्ट्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव उसको कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, जबकि अल्ट्रासोनिक के वेव उसको कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है। यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा कोई मनुष्य उस साउंड को सुन नहीं सकता है, और 20 हर्ट्ज से कम वो साउंड भी कोई मनुष्य उसको सुन नहीं सकता। उसके बीच में ऑडिएबल साउंड होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ही मनुष्य जो होता है उस फ्रीक्वेंसी को ही सुन पाता है। तो अगला है, यहां शुरू करते हैं। इंफ्रासोनिक वेव पर कौन कौन सी घटनाएं होती है, कौन कौन से वस्तु इसमें काम करता है, कौन कौन जानवर इसमें सुन सकता है इस साउंड को, इस वेव को समझ पाता है। तो ये सभी चीजों के बारे में आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे इंफ्रासोनिक वेव पर रिमोट काम करता है, इंफ्रासोनिक वेव पर पहला रिमोट काम करता है। दूसरा भूकंप, सुनामी, पृथ्वी के घूर्णन, हृदय के धड़कन, ये सभी पर इंफ्रासोनिक वेव उत्पन्न होता है। यानी कि भूकंप में इंफ्रासोनिक वेव उत्पन्न होगा, घूर्णन में, पृथ्वी के घूर्णन में इंफ्रासोनिक वेव उत्पन्न होगा, हृदय के धड़कने पर इंफ्रासोनिक वेव उत्पन्न होगा, सुनामी में इंफ्रासोनिक वेव उत्पन्न होता है, और रिमोट में जो यूज होता है वो भी इंफ्रासोनिक वेव होता है। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि इंफ्रासोनिक वेव पर कौन कौन सा वस्तु था जो काम करता था। अगला सवाल था कि इंफ्रासोनिक वेव को कौन कौन से जानवर सुन सकता है। तो इंफ्रासोनिक वेव को कई जानवर सुन सकता है, इसमें से हाथी, चींटी, डॉल्फिन, डॉग। हाथी, चींटी, डॉल्फिन, डॉग, ये सभी जानवर जो है इंफ्रासोनिक वेव को सुन सकता है। उसी तरह से अगला है अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल सोनार में होता है, वायुयान में होता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है, और ट्यूमर की पता लगाने के लिए किया जाता है, क्रिस्टल के क्वार्टस के क्रिस्टल में किया जाता है। ये सभी चीजों में अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। अब सवाल है कि अल्ट्रासोनिक वेव को कौन कौन जानवर सुन सकता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव को कुछ जानवर सुनता है, वो है कैट, बैट, डॉग और व्हेल। कैट, बैट, डॉग और व्हेल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको तरंग चैप्टर समझ में आ गया होगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसी तरह के कोई नया टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।